नमस्कार, गुरुवश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य आपने 9th क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े होंगे, लेकिन कक्षा 10 में आपके यहाँ सिलेबस में है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और ये बोर्ड परीक्षा में 4 अंक के आते हैं। तो मेरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि वाक्यों से लेकर जो भी कोई आपकी समस्या है या डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा, फिर जानेंगे वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग हैं, उसके बाद हम जानेंगे वाक्य के प्रकार। सबसे पहले जानेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों में शब्दों का समूह होता है, ठीक है? वाक्यों में शब्दों का समूह होता है और जब शब्द होते हैं, जब वाक्य में आ जाते हैं तो वो पद भी कहलाते हैं, ठीक है? तो शब्दों का समूह सार्थक होना चाहिए। व्यवस्थित शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित मीन्स का मतलब क्या है? व्यवस्थित मीन्स पहले कर्ता हो, फिर कर्म हो, फिर क्रिया हो, ये है व्यवस्थित। सार्थक समूह है जो भी कहा जा रहा है उसका अर्थ हो। शब्दों का समूह तो वाक्य में होता ही है। शब्दों का समूह हो, शब्दों का समूह सार्थक हो और सब व्यवस्थित हो, और जो भी बात कही जा रही है वो हमारे आशय को प्रकट कर रही हो। जैसे आज मैं कहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इससे मेरा आशय प्रकट हो रहा है। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये व्यवस्थित है क्योंकि कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, ये व्यवस्थित भी है। और शब्दों का सार्थक समूह है। तो जहां पर शब्दों का सार्थक समूह हो, व्यवस्थित शब्द हों, आशय प्रकट करने वाले हों और वाक्य हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने में सहायक होते हैं। तो जो वाक्य है, मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरे मन के भावों को और मन के विचारों को भी प्रकट कर रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये मेरे मन का भाव है, ये मन का विचार है कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है? शब्दों का समूह है पर सार्थक नहीं है तो वाक्य नहीं होगा। शब्दों का समूह तो है, लेकिन अगर सार्थक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, अगर सार्थक नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा तो आशय को भी प्रकट नहीं करेगा, हमारे भावों और विचारों को भी प्रकट नहीं कर पाएगा, तो वाक्य नहीं होगा। वाक्य की शर्त है शब्दों का समूह हो, समूह सार्थक हो और जो भी शब्द हैं सारे व्यवस्थित हों। व्यवस्थित मीन्स क्रम से हों, पहले कर्ता हो, फिर कर्म हो, फिर क्रिया हो। और जब वाक्य व्यवस्थित होगा तो हमारे मन के आशय को, भावों को और विचारों को प्रकट करेगा। वही सब मिला के हमारा वाक्य कहलाता है। और वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य कभी किसी पर आश्रित नहीं होता। जैसे लड़का पतंग उड़ाता है। अब ये देखो, लड़का पतंग उड़ाता है, ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, ठीक है? ये शब्द है लड़का, पतंग भी शब्द है, उड़ाता भी शब्द है और है भी शब्द, ये सब शब्द हैं। अब शब्द हैं, शब्द सार्थक हैं, अव्यवस्थित हैं। पहले कर्ता है, फिर कर्म है और फिर क्रिया है। और ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, इसके भाव भी प्रकट हो रहे हैं, इसके मन के विचार भी प्रकट हो रहे हैं। तो ये हमारा वाक्य है, ठीक है? दूसरा है पतंग उड़ाता लड़का है। शब्द हैं, व्यवस्थित नहीं है। लड़का यहाँ आ गया, कर्ता यहाँ आ गया, क्रिया बीच में आ गई, कर्म सबसे पहले आ गया, तो व्यवस्थित नहीं है। अब पतंग उड़ाता लड़का है, इससे मन के भाव और विचार भी व्यक्त नहीं हो रहे क्योंकि व्यवस्थित समूह नहीं है। तो ये वाक्य हमारा नहीं आएगा, ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लड़का पतंग उड़ाता है, ये हमारा वाक्य की श्रेणी में आएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। माँ करता है, देखो, है ना? खाना खिलाना कर्म है
और खिला रही है, ये क्या है? क्रिया है, ठीक है? तो इसमें सब व्यवस्थित है, पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। तो अब और माँ का भाव भी है, विचार भी है। इस वाक्य का आशय भी प्रकट हो रहा है कि भई माँ बच्चे को खाना खिला रही है। तो जहाँ पर शब्दों का समूह हो, सार्थक हो, आशय और विचारों को प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, जिन्हें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। उद्देश्य को हम सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को हम प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य को हम कर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है? उसके आगे देखिए, अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। अभी मैंने बताया उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में बताया जाता है उद्देश्य होता है। उद्देश्य अकेला भी हो सकता है और अन्य पदों के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उद्देश्य अकेला हो, उसके साथ अन्य पद भी हो सकते हैं। अन्य पद क्या होते हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में कर्ता होता है और वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वही उद्देश्य होता है, वही कर्ता होता है। ठीक है? अब देखो, बच्चा खेल रहा है, इसमें कर्ता क्या है? बच्चा है, ठीक है? और बच्चा ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जो कर्ता है वह उद्देश्य हो गया, ठीक है? और वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है, भाई बच्चे के विषय में बताया जा रहा है, खेल रहा है। कौन खेल रहा है? बच्चा खेल रहा है, बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर उद्देश्य बच्चा है। सीता गीत गा रही है, इसमें कौन गीत गा रही है? सीता। तो सीता हमारे इसका कर्ता है या उद्देश्य है, इसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? जब उद्देश्य और विधेय अलग करने को आएगा तो जो कर्ता है हमारा वो उद्देश्य हो जाता है। मोहन का भाई श्याम मेहनत करता है। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था उद्देश्य अकेला भी हो सकता है और अन्य पदों के साथ भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो, इसमें अन्य पद आ गए। मोहन का भाई श्याम मेहनत करता है। अब देखो, श्याम मेहनत करता है, ये भी अपने आप में कंप्लीट था, ठीक है? अब श्याम के विषय में क्या बताया जा रहा है? मोहन का भाई श्याम। तो ये मोहन का भाई, ये अन्य पद है, ठीक है? तो अन्य पद को भी हम मिलाकर उद्देश्य बनाते हैं, क्योंकि कभी-कभी उद्देश्य अकेला नहीं होता है, ठीक है? कभी अकेला भी हो जाता है और कभी अन्य पदों के साथ भी हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, बच्चे में उद्देश्य अकेला है, सीता में उद्देश्य अकेला है, लेकिन मोहन का भाई श्याम, इसमें उद्देश्य अकेला नहीं है, इसमें मोहन का भाई लेके चल रहा है श्याम, है ना? तो श्याम तो है इसका उद्देश्य, लेकिन मोहन का भाई ये अन्य पद है। तो जब भी हम बताएंगे तो अन्य पदों को भी हमें रेखांकित करना होगा, अंडरलाइन करना होगा उद्देश्य बताने के लिए, ठीक है? अब एक छोटा बच्चा खेल रहा है। अब बच्चा खेल रहा है, अगर बच्चा हमारे पास है तो ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा बच्चा, बच्चा के विषय में ही बता रहे हैं ना, उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं, एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा, ये यहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे उद्देश्य दिखाने के लिए। अगर हमने सिर्फ बच्चा अंडरलाइन कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। इसमें अगर हमने श्याम अंडरलाइन कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें मोहन का भाई श्याम पूरा अंडरलाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उद्देश्य लिखना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा पूरा अंडरलाइन करके उद्देश्य लिखना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ अकेला ही है उद्देश्य, तो यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर सीता है, सीता उद्देश्य हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि कभी-कभी उद्देश्य अकेला भी हो जाता है और कभी-कभी वह अन्य पदों के साथ भी हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे विधेय। विधेय क्या होते हैं? जिसमें उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य क्या है? हमारा कर्ता वह है ना? उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है ना? उद्देश्य हमारा क्या करता है? चित्र बनाता है। तो उद्देश्य को हटा दिया,
बाकी जितना भी हमारा पार्ट है, जितना भी भाग बचा, वो सारा हमारा विधेय कहलाता है। समझ में आया? अब देखो, वह मन लगाकर चित्र बनाता है। अब देखो, मन लगाकर चित्र बनाता है, ठीक है? तो अब वह तो हमारा उद्देश्य में चला जाएगा अगर हम इसको करेंगे। तो उद्देश्य के बारे में बता रहा है कि वह कैसे करता है, मन लगाकर चित्र बनाता है। जब हम उद्देश्य करेंगे तो पूछेंगे मन लगाकर चित्र कौन बनाता है, तो आंसर आएगा वह बनाता है, तो वह कर्ता उद्देश्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब हम विधेय करेंगे तो वह क्या करता है, वह मन लगाकर चित्र बनाता है। तो जो काम कर रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, ये देखो, ये कहा जा रहा है ना, मन लगाकर चित्र बनाता है। जो कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में, तो वो सारा ही सेंटेंस हमारा विधेय हो जाता है। विनय मुंबई गया। अब मुंबई गया, ये कौन गया, विनय। विनय हमारा क्या है, उद्देश्य है। कहाँ गया, मुंबई गया। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो हमारा अंडरलाइन हो गया। तेज तेज भागा, वह तेज तेज भागा। तो वह कैसे भागा, तेज तेज भागा, ठीक है? तो तेज तेज भागना किसके बारे में है, वह के बारे में। तो जहां पर हमारे उद्देश्य के बारे में हमें कुछ बताया जाता है, वहां पर विधेय आ जाता है। समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे टाइम टू टाइम से आपको अपडेट मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। अभी आगे रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, साधारण, मिश्रित और संयुक्त, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। धन्यवाद।